नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमाचल जुर्म फाइल्स, जहां हम आपके सामने लाते हैं असली जुर्म की वो कहानियां जो रूह कंपा देती हैं। आज की कहानी दिल्ली के सेंट स्टीफेंस अस्पताल की, जहां जिंदगियां बचाने वाला एक डॉक्टर खुद मौत का शिकार बना। ये है डॉक्टर शश्वत पांडे हत्याकांड की कहानी। एक ऐसा केस जिसमें शामिल थे दोस्ती, शक, जुनून और बेरहमी का संगम। और 8 साल बाद भी ये रहस्य अनसुलझा है। यह 24 अगस्त 2017 की रात थी, जब दिल्ली के सेंट स्टीफेंस अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जो अक्सर आधी रात के बाद ही होता है। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवन बचाया जाता था, लेकिन उस रात एक खौफनाक अंत के लिए मंच तैयार हो चुका था। 26 साल के युवा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शश्वत पांडे अपनी आपातकालीन ड्यूटी पर थे। वह एक कामयाब डॉक्टर थे, जिन्होंने 2015 में अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद रेडियोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अस्पताल में कदम रखा था। उनके पास एक उज्ज्वल भविष्य था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें खून में सना हुआ पाया। उनकी लाश देखकर हर कोई हिल गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक हिंसक निजी हमला था। उनके फेफड़ों में चाकू घोंपा गया था, गला काट दिया गया था और उनके जननांगों को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया था। इस अपराध की क्रूरता ने पुलिस को तुरंत यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जिसमें गहरी निजी दुश्मनी थी। इस बेरहम हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक रहस्यमय हत्यारा, एक मुश्किल पुलिस जांच और न्याय के लिए 8 साल लंबा इंतजार शामिल था। आज 8 साल बाद भी वह हत्यारा, डॉक्टर सुयश गुप्ता, एक साया बनकर घूम रहा है। कहानी की जड़ें 2015 में शुरू हुई थीं, जब डॉक्टर शश्वत पांडे सेंट स्टीफेंस अस्पताल में रेडियोलॉजी के छात्र के रूप में शामिल हुए थे। जल्द ही उनकी मुलाकात उनके साथी डॉक्टर सुयश गुप्ता से हुई। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 2016 की शुरुआत में ही गुप्ता का व्यवहार बदलने लगा। फरवरी 2016 तक अस्पताल प्रशासन को गुप्ता के खिलाफ शिकायतें मिली, जिसमें उन्हें डॉक्टर पांडे का पीछा करने, मानसिक रूप से परेशान करने और उन पर हमला करने का दोषी पाया गया। गुप्ता का जुनून एक तरफा था और समय के साथ यह खतरनाक रूप से गहरा होता गया। वह डॉक्टर पांडे के इतने करीब रहना चाहता था कि उसने करोल बाग में उनके घर के बगल वाली इमारत में अपना निवास बदल लिया। वह अक्सर बिना बताए डॉक्टर पांडे के फ्लैट पर पहुंच जाता था और दोस्तों के सामने हंगामा करता था। यह व्यवहार एक परेशान करने वाले पैटर्न की शुरुआत थी, जो शारीरिक निकटता और गोपनीयता के आक्रमण में बदल गया। पुलिस और CBI जांच में बाद में जो सामने आया, वह एक रोमांटिक जुनून, अस्वीकृति और बढ़ती आक्रामकता का जाल था। गुप्ता की निजी नोटबुक में पाए गए नोट इस जुनून की गहराई को दर्शाते हैं। उसने लिखा था, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा और तुम मुझे भूल जाओ, वो मैं होने नहीं दूंगा। यह वाक्यांश किसी ऐसे व्यक्ति के मन की स्थिति को उजागर करता है, जो अस्वीकृति को स्वीकार नहीं कर सकता और उसे एक व्यक्तिगत अपमान मानता है। अस्पताल के कर्मचारियों, यहाँ तक कि नर्सों ने भी गुप्ता के हिंसक व्यवहार के बारे में गवाही दी। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि डॉक्टर पांडे एक नर्स के करीब आ गए हैं और जानबूझकर उनसे दूरी बना रहे हैं। यह जुनून एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, जब हत्या से सिर्फ 1 महीने पहले गुप्ता ने डॉक्टर पांडे को एक मरीज पर CT गाइडेड बायोप्सी करने से रोका। CT गाइडेड बायोप्सी का मतलब है CT स्कैन मशीन की मदद से रास्ता देखकर शरीर के किसी हिस्से से सैंपल लेना। जैसे हम गूगल मैप्स देखकर सही जगह पहुंचते हैं, वैसे ही डॉक्टर CT स्कैन की तस्वीर देखकर सुई को सही जगह तक ले जाते हैं और वहां से एक छोटा सा टिश्यू निकालते हैं। अब ये टिश्यू फेंका नहीं जाता, बल्कि लैब में भेजा जाता है। वहां एक्सपर्ट इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं,
टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि अंदर कोई कैंसर, इन्फेक्शन या दूसरी बीमारी तो नहीं छुपी है। यानी ये एक ऐसा टेस्ट है जो किसी भी गंभीर बीमारी की सच्चाई सामने लाने का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। इस घटना के कारण दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हुई और परिणामस्वरूप गुप्ता को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ एक जांच शुरू की गई। 14 फरवरी 2017 वैलेंटाइन डे को गुप्ता ने अपने माता पिता की उपस्थिति में अस्पताल को एक लिखित आश्वासन दिया कि वह ठीक से व्यवहार करेगा। हालांकि यह औपचारिक चेतावनी भी उसके जुनूनी व्यवहार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो दर्शाता है कि उसकी मानसिक स्थिति कितनी गहराई तक खराब हो चुकी थी। घटनाओं का यह सिलसिला एक मनोरोग जुनून का एक स्पष्ट क्रम दिखाता है। पहले मानसिक परेशानी, फिर शारीरिक पीछा करना और अंत में पेशेवर जीवन में हस्तक्षेप। डॉक्टर पांडे की हत्या के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। अपराध स्थल पर खून में सने हुए शरीर की स्थिति ने इस बात की पुष्टि की कि हमलावर गुस्से में था और उसकी मंशा पूरी तरह से निजी थी। हालांकि जांच की दिशा तब पूरी तरह से बदल गई जब अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। फुटेज में पता चला कि डॉ. पांडे उस रात अस्पताल के कमरा नंबर 30 में थे और डॉक्टर सुयश गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का उपयोग करके कमरे में प्रवेश करने वाले आखिरी व्यक्ति थे। यह एक निर्णायक सबूत था जिसने डॉक्टर गुप्ता को तुरंत मुख्य संदिग्ध बना दिया। हालांकि जैसे ही पुलिस गुप्ता की तलाश में उसके निवास पर पहुंची, वह गायब था। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। 25 अगस्त को पुलिस ने गुप्ता की कार यूपी 82 N35 आनंद विहार ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल के बाहर निकलने वाले गेट पर लावारिस खड़ी पाई। कार की यह बरामदगी एक सोच समझकर किए गए पलायन का स्पष्ट संकेत थी, मानो वह अपने पीछे एक भौतिक निशान छोड़ना चाहता था। जांच के दौरान अधिकारियों को गुप्ता के भागने की योजना के और भी पुख्ता सबूत मिले। 28 अगस्त को उसने हरिद्वार के एक होटल चित्रा हेरिटेज में राजीव पांडे के नकली नाम से चेक इन किया, जहां वह सुबह 3:30 बजे से 9:15 बजे तक रुका। 2 नकली पहचान का यह इस्तेमाल दिखाता है कि उसने पहले से ही अधिकारियों से बचने की योजना बना रखी थी। केंद्रीय विदेशियों ब्यूरो से प्राप्त गुप्ता के आगमन प्रस्थान विवरणों ने भी इसकी पुष्टि की कि उसने अप्रैल 2017 के बाद नकली पहचान का उपयोग करना शुरू कर दिया था। एक और महत्वपूर्ण सुराग उसकी वित्तीय गतिविधियों से मिला। जांच करने वालों ने पाया कि हत्या से कुछ समय पहले ही गुप्ता के पिता ने उसके खातों में 4.5 लाख रुपए की राशि तार से भेजी थी। उनके बैंक खाते, जिनमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते शामिल थे, सक्रिय थे और आखिरी निकासी नवंबर 2017 में हुई थी। यह तथ्य यह सवाल उठाता है कि क्या इस भयानक अपराध को अंजाम देने से पहले ही उसके भागने की योजना बनाई जा चुकी थी और क्या इसमें उसके परिवार की तरफ से किसी तरह की आर्थिक मदद शामिल थी। हत्या की क्रूरता जहां एक पल के हिंसक जुनून का संकेत देती है, वहीं भागने के लिए एक सोच समझकर और व्यवस्थित रास्ता अपनाना एक शांत दिमाग वाले अपराधी की ओर इशारा करता है। इन दोनों तथ्यों का मिलाजुला रूप एक जटिल मनोवैज्ञानिक तस्वीर पेश करता है। यह अपराध एक लंबे समय से धधक रही आग का परिणाम था, लेकिन इसके बाद का पलायन बेहद सोची समझी योजना का हिस्सा था। डॉक्टर गुप्ता के गायब होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। 100 से अधिक पुलिस टीमों को एटा, आगरा, जयपुर, भोपाल, देहरादून, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, सीतापुर, गोला, बलिया और नेपाल के साथ लगती सीमा जैसे कि धनगढ़ी और बनबसा सहित 100 से अधिक स्थानों पर छापेमारी के लिए भेजा गया। यह खोज एक बड़े अभियान में बदल गई। जांच के पारंपरिक तरीकों के अलावा पुलिस ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया। गुप्ता के गेमिंग के शौक को देखते हुए पुलिस ने उसके सोनी प्लेस्टेशन 4 की आईडी लोकेशन ट्रैक करने का अनुरोध किया और उसके 2 जीमेल आईडी की भी जांच की। चूंकि यह एक बहुत अहम और जटिल मामला था, इसलिए अगस्त 2018 में जांच को CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया।
दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में सूचना देने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया था। सीबीआई ने इस इनाम को और भी बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया। 2 गुप्ता के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए गए, उसे भगोड़ा घोषित किया गया और लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए, लेकिन वह हवा में गायब हो गया। गुप्ता का इस तरह से गायब हो जाना एक गंभीर मुद्दा है। एक विशाल पुलिस बल, आधुनिक टेक्नोलॉजी और एक बड़ा इनाम होने के बावजूद वह पकड़ से बाहर है। इसका एक प्रमुख कारण नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है। यह फरार अपराधियों को एक आसान रास्ता प्रदान करता है। गुप्ता का हरिद्वार में नकली पहचान का उपयोग करना और उसके खातों में बड़ी राशि का हस्तांतरण, यह सब दर्शाता है कि उसका पलायन एक सोच समझी योजना का हिस्सा था। सीबीआई ने 2020 में एक चार्जशीट दायर की, लेकिन जांच अभी भी खुली रखी गई है क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में इस मामले को डॉक्टर अवधेश पांडे की मौत से जोड़ा गया है, हालांकि यह जानकारी असंबद्ध और गुमराह करने वाली है। डॉक्टर शश्वत पांडे और डॉक्टर अवधेश पांडे की मौत के मामले पूरी तरह से अलग हैं। यह स्पष्टीकरण जनता के बीच संभावित भ्रम को दूर करने के लिए आवश्यक है। आज डॉक्टर शश्वत पांडे की बेरहम हत्या को 8 साल से अधिक का समय बीत चुका है। उनके परिवार को आज भी न्याय का इंतजार है। भले ही पुलिस और सीबीआई ने एक विशाल जांच अभियान चलाया और एक चार्जशीट भी दायर की गई, लेकिन मुख्य आरोपी डॉ. सुयश गुप्ता अभी भी फरार है। यह मामला कानूनी रूप से खुला है, लेकिन असल में अनसुलझा है और जब तक गुप्ता को पकड़ा नहीं जाता, तब तक यह बंद नहीं होगा। यह कहानी केवल एक भयानक अपराध की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जुनून को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने एक निर्दोष की जान ले ली। यह हमारे समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य और जुनूनी व्यवहार को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। डॉक्टर शश्वत पांडे का परिवार अभी भी अपने दुख से जूझ रहा है। उनके लिए समय रुक गया है। उनके पास अपने प्रियजन की यादें हैं, लेकिन न्याय की कोई तस्वीर नहीं है। डॉक्टर सुयश गुप्ता एक साये की तरह गायब हो गया है। वह कहाँ है? क्या वह किसी और देश में है या उसने अपनी पहचान पूरी तरह से बदल ली है? ये सभी सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, यानी जिनका जवाब नहीं मिला है। यह कहानी इस सवाल के साथ समाप्त होती है, क्या डॉक्टर शश्वत पांडे के परिवार को कभी न्याय मिलेगा? क्या यह साया कभी पकड़ा जाएगा? केवल समय ही इसका जवाब दे सकता है। दोस्तों, डॉक्टर शश्वत पांडे का परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। क्या कभी उन्हें न्याय मिलेगा या ये केस हमेशा रह जाएगा एक अनसुलझा सवाल? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल हिमाचल जुर्म फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज लाते हैं खौफनाक लेकिन सच्ची अपराध कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सुरक्षित रहिए।